नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेज करण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम पिछले व्याख्यान में किए गए वृतांत को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद तुगलक की दूसरी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहम्मद तुगलक ने गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले अपने राज्य की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और राज्य के खाली खजाने को भरने के लिए दोआब में कर वृद्धि का फैसला किया, जो कि उसकी योजना अनुसार फलीभूत नहीं हो सका। कुछ दुर्भाग्यवश उसी वर्ष दोआब में वर्षा की कमी के कारण अकाल का पड़ना और दूसरे सुल्तान के अधिकारी वर्ग द्वारा ठीक ढंग से सुल्तान को दिशा निर्देशित नहीं करने और सुल्तान की इस योजना को सफल बनाने के लिए अमीर और अधिकारी वर्ग की उदासीनता ने भी एक अहम रोल प्ले किया था। मोहम्मद तुगलक की जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी वह था राजधानी परिवर्तन, अर्थात दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित कर दौलताबाद ले जाना था। सुल्तान के इस प्रयास को भी उसके अधिकारी वर्ग ने उसे बदनाम करने में इस योजना को भी बखूबी प्रचारित किया। योजना को क्रियान्वित करने के पीछे सुल्तान के कुछ कारण थे, लेकिन उन कारणों को ठीक प्रकार से जनता के समक्ष पेश नहीं किया गया और अधिकारी वर्ग, जो कि लगभग मोहम्मद तुगलक से नाराज ही रहे थे, उन्होंने भी सुल्तान की इस योजना की बुराइयों को ही जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इस योजना को सुल्तान ने अपने शासन के प्रारंभिक काल 1326-27 में ही लागू कर दिया था। तारीख-ए-मुबारक शाही का लेखक लिखता है कि राजधानी परिवर्तन की योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था। राजधानी को बदलने के लिए अनेक कारण इतिहासकार बताते हैं, जैसे देवगिरी की भौगोलिक और सामरिक स्थिति दिल्ली की बजाय ज़्यादा बेहतर होना और देवगिरी सल्तनत के केंद्र में भी स्थित था, इसीलिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों से होने वाले बाह्य विदेशी आक्रमणों से वह पूरी तरह सुरक्षित थी और देवगिरी से सल्तनत के सभी प्रांत और प्रमुख नगर लगभग कमोबेश बराबर की दूरी पर स्थित थे और 1326 में सुल्तान को यह स्थान भी अत्यंत पसंद आ गया था। दूसरा जो कारण था, इब्न बतूता उसके बारे में कहता है कि सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से अप्रसन्न हो गया था, क्योंकि वे रात्रि के समय चोरी छिपे सुल्तान के सभा भवन में कुछ गोपनीय पत्र डालते रहते थे, जिसमें सुल्तान की कटु आलोचना या भर्त्सना की जाती थी। अतः सुल्तान ने उन्हें दंड देने का ऐसा तरीका निकाला। कुछ विदेशी इतिहासकार बुल्जले हेग इत्यादि भी
इन्हीं पत्रों की पुष्टि करते हैं, परंतु संभवतः ये बात सत्य नहीं है। इसी प्रकार तीसरे कारण के रूप में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सुल्तान दोआब की जनता को दंड देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने राजधानी बदली थी। चौथे कारण के रूप में ब्राउन इत्यादि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मंगोल आक्रमणों की वजह से पंजाब और दिल्ली का महत्व घट गया था, जिससे उन्होंने देवगिरी को राजधानी बनाना ज़्यादा उपयुक्त समझा और दिल्ली पर होने वाले बार बार आक्रमण, चूंकि दिल्ली ऐसे भौगोलिक स्थिति में विद्यमान थी कि बाहर से आने वाले विदेशी आक्रांता सीधे दिल्ली के द्वार तक पहुंच जाते थे। इस प्रकार की स्थिति को देखकर सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने का प्रयत्न किया था। इसके अतिरिक्त हबीबुल्लाह का यह मानना है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति के विकास की दृष्टि से राजधानी परिवर्तित की गई थी। वो कहते थे कि दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां मौजूद थी और उत्तरी भारत में तो कमोबेश मुस्लिम सभ्यता, सत्ता और संस्कृति स्थापित हो चुकी थी। अतः संपूर्ण भारत में दक्कन प्रायद्वीप जो कि बचा हुआ था मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से, उसको फैलाने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित की थी। परंतु कुछ इतिहासकार मेहदी हसन और निज़ामी ऐसा मानते हैं कि वस्तुतः राजधानी बदली नहीं गई थी, अपितु सुल्तान ने दो राजधानियां दिल्ली और देवगिरी रखने का निश्चय किया था। इन कारणों में से कुछ तो अत्यंत अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, जैसा कि इब्न बतूता कहता है कि यदि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने की बात होती तो सुल्तान उनको उनके मकानों का हर्जा न नहीं देता और न ही उनकी यात्रा के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता। इसी प्रकार से मंगोल संकट से घबराकर राजधानी बदलने वाला भी सुल्तान नहीं हो सकता था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत सैनिक दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से मजबूत थी और दो राजधानियों के सिद्धांत से भी अधिकांश विद्वान सहमत नहीं है। संभावित कारण संभवतः दक्षिणी भारत, जिसका अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और दिल्ली के प्रभाव में लाने का ही रहा होगा। बर्नी और इब्न बतूता राजधानी दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद ले जाने के लिए विवश करने का उल्लेख करते हैं। जैसा कि बर्नी लिखता है, दिल्ली बर्बाद हो गई, शहर की इमारतों, महलों और उसके आसपास के क्षेत्रों से एक बिल्ली और कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। इसी प्रकार इब्न बतूता कहता है, सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिले। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीट कर दौलताबाद ले जाया गया, जहां उसकी केवल एक टांग ही पहुंच सकी। आधुनिक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव भी मानते हैं कि दिल्ली के समस्त नागरिकों को दौलताबाद ले जाया गया, परंतु डॉक्टर मेहदी हसन और निज़ामी ये कहते हैं कि दिल्ली कभी वीरान नहीं हुई और न ही समस्त दिल्ली के निवासियों को देवगिरी के लिए प्रस्थान करवाया गया होगा। उनका मत थोड़ा ठीक तरह संगत प्रतीत होता है कि सुल्तान ने केवल अमीर, अधिकारी वर्ग, सेना के पदाधिकारी और प्रतिष्ठित नागरिकों, व्यापारियों को ही दौलताबाद जाने के लिए कहा होगा, परंतु जिन लोगों की रोजी रोटी उपयुक्त वर्गों पर निर्भर करती थी, वे लोग भी उनके साथ दौलताबाद जाने के लिए कुछ तैयार हुए होंगे, परंतु सुल्तान ने उन्हें कभी विवश नहीं किया होगा। दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील की लंबे सफर के लिए
मार्ग में लोगों के आराम और सुविधा के लिए सुल्तान ने बहुत अच्छा प्रबंध किया। समूचे मार्ग पर विश्राम करने के लिए अस्थायी झोंपड़ियाँ, खाने पीने के सामान की व्यवस्था और रहने और सामान ढोने की व्यवस्था भी उन्होंने की। ऐसा भी माना जाता है कि लोगों के उनके मकानों का मुआवजा भी दिया गया। फिर भी लोगों को इस प्रकार की यात्रा से असह्य कष्ट ही हुआ होगा, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले लोगों का दौलताबाद में मन लगना स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना घर किसी विशेष परिस्थितियों में ही छोड़ता है। और जब सुल्तान की आज्ञा अनुसार उनको देवगिरी जाना पड़ा, लेकिन उनके दिल और दिमाग में हमेशा दिल्ली ही बसी रही और वे हमेशा इस प्रयास में रहे कि शीघ्र अतिशीघ्र कब वापस दिल्ली लौटे और सुल्तान उन्हें दिल्ली जाने की आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार हम देखते हैं सुल्तान की दूसरी योजना भी पूर्णतः विफल रही। डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि सुल्तान ने यहाँ दो भूलें की। एक तो अनुपयुक्त स्थान को राजधानी के लिए चुना और दूसरे उसके परिवर्तन करने का तरीका। जो भी हो, इससे दौलताबाद भी उजड़ गया और दिल्ली को अपनी समृद्धि और वैभव को प्राप्त करने में एक लंबा समय लग गया। और जैसा विवरण हमें देखने को मिलता है, वस्तुतः कोई भी शासक, कोई सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि इब्न बतूता कहता है। वस्तुतः इब्न बतूता, बर्नी, ये सब धार्मिक पदाधिकारी उलेमा वर्ग से संबंधित थे, जो कि सुल्तान के धर्म संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने से प्रसन्न नहीं थे। और सुल्तान स्वयं अपने आप को न्याय का अंतिम स्रोत मानता था। अतः सुल्तान द्वारा धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करने से तत्कालीन अमीर और उलेमा वर्ग दोनों ही उससे नाराज थे। अतः उन्होंने सुल्तान की इस महत्वाकांक्षी योजना को भी असफल करने में बड़ी भूमिका निभाई और कोई ऐसी कमी नहीं रखी जिससे कि सुल्तान की योजना विफल हो। उन्होंने सुल्तान के खिलाफ बहु प्रचारित भी किया कि सुल्तान पागल हो गया है, कि ऐसी अव्यावहारिक योजनाएं बनाता रहता है और उसके दिमाग में जो आता है वह उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सुल्तान की दूसरी योजना भी असफल सिद्ध हुई और सुल्तान इतिहास में एक संकीर्ण, अव्यावहारिक और पागल व्यक्ति के रूप में इतिहासकारों के द्वारा प्रचारित किया गया। इसी प्रकार सुल्तान तुगलक ने जो तीसरी योजना शुरू की वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329-30 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी मुद्रा प्रणाली में सुधार करने हेतु कई प्रकार के नियम बनाए, धातुओं के अपेक्षिक मूल्य निश्चित किए और कई प्रकार के नए सिक्के चलाए। नए कलापूर्ण डिजाइन और बनावट के लिए विख्यात इन सिक्कों के तहत सबसे महत्वपूर्ण उसका प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा चलाना, अर्थात तांबे और पीतल के सिक्के चलाना और उनका मूल्य स्वर्ण और चांदी के सिक्के के समान स्तर पर तय करना। वैसे 13वीं शताब्दी के अंत में चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने भी कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और फारस के शासक गाई खतू ने भी चमड़े का सिक्का चलाया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया है। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई, इस संबंध में विद्वानों ने कई कारणों का उल्लेख किया है। याहिया, बदायूनी और फरिश्ता
कहते हैं कि सुल्तान का राजकोष खाली हो गया था और राजकोष को पुनः भरने के लिए उसने तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्राएं चलाई। इसी प्रकार बर्नी कहता है कि सुल्तान ने मुक्त हाथ से उपहार, पुरस्कार आदि दिए और विद्रोहों, युद्धों के खर्चीले अ, अभियान और उसके प्रशासनिक प्रयोगों से राजकोष से सोने और चांदी का अभाव हो गया था। इसी प्रकार दूसरा जो कारण दिखाई देता है वह है अकाल और दोआब में कठोर कर नीति के कारण सल्तनत की आय में अत्यंत कमी आ गई थी। तीसरा कारण बर्नी ये कहता है कि सुल्तान संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था और खुरासान और करांजल चीन पर आक्रमण के लिए उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया और सेना के लिए उसे अकूत धन की आवश्यकता थी। अतः उसने इस प्रकार के नवीन प्रयोग किए। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान को नए नए प्रयोगों में रुचि थी और उसी कड़ी में उसका ये एक नया प्रयोग था। इनमें से कुछ कारण तो बिल्कुल भी सही नहीं माने जा सकते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, यदि राजकोष खाली हो गया होता तो सांकेतिक मुद्रा की विफलता के बाद तांबे के सिक्कों के बदले राजकोष से सोने और चांदी के सिक्के देना कैसे संभव हुआ। इसी प्रकार गार्डनर ब्राउन का ये मत है कि शायद सुल्तान के शासन काल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई, जिससे विवश होकर सुल्तान को समन्वय बैठाने के लिए सांकेतिक मुद्राओं को जारी करना पड़ा। यद्यपि सुल्तान ने तांबे और पीतल दोनों के सिक्के चलाए, तथापि पीतल के सिक्के कम मात्रा में डलवाए थे। सुल्तान के आदेश से इन सांकेतिक मुद्राओं को कानूनी मुद्रा घोषित किया गया और मूल्य की दृष्टि से उन्हें सोने चांदी के सिक्कों के समान माना गया। उसने लोगों को सभी प्रकार के लेन देन और क्रय विक्रय में इन सिक्कों का सोने चांदी के सिक्कों की भांति प्रयोग करने को कहा। परंतु सुल्तान ने सबसे बड़ी भूल यह की कि उसने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम यह निकला, इस काम में निपुण लोगों ने अपने अपने घरों से तांबे के सिक्के डालने का काम शुरू कर दिया। बर्नी ये कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया और प्रांतों के निवासियों ने लाखों और करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले। उन्हीं से राजस्व चुकाते, घोड़े, अस्त्र शस्त्र एवं सब प्रकार की सुंदर वस्तुएं खरीदते। बर्नी का यह कथन अवश्य अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि यह मानने का कोई कारण नहीं कि मुसलमान इस प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसे होंगे। इतना तो निश्चित है कि सभी लोगों ने अपने सोने चांदी के सिक्कों को छिपा कर सुरक्षित रख लिया। इसी प्रकार विदेशी व्यापारियों ने दोहरी चाल खेली। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए वे तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते, परंतु अपना सामान बेचने के लिए वे सोने चांदी के सिक्कों की मांग करते, जिसकी वजह से देश का व्यापार शीघ्र ही चौपट हो गया। व्यापार कारोबार में अनेक प्रकार की बाधाएं आई और चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति को देखकर सुल्तान घबरा गया और उसे अपने नए प्रयोग की असफलता का विश्वास हो गया। क्रोधित सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को रद्द करने की घोषणा की और लोगों से कहा कि वे अपने तांबे पीतल के सिक्के राजकोष में जमा कराकर उसके बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाए। इस प्रकार हजारों लोगों ने सरकार को ठगा और रातों रात लखपति बन गए। सुल्तान की इस योजना की असफलता का मुख्य कारण जनता का पिछड़ापन या अज्ञान नहीं, वास्तव में लोग इस सुधार के महत्व को समझ ही नहीं पाए। दूसरा कारण जाली सिक्कों को रोकने की दिशा में किसी प्रकार का कदम न उठाना था। वस्तुतः वह अपने समय से बहुत आगे की बातें सोचता था,
परंतु अपने युग की परिस्थितियों और कमियों को वह समझ नहीं पाया। सुल्तान मौलिकता और नवीनता का पुजारी था और उसे नए नए प्रयोग करने का शौक था, परंतु उसमें व्यावहारिक बुद्धि और ज्ञान की कमी थी। इसके अलावा उसमें समय और धैर्य की भी कमी थी। वह अल्प समय में ही अपनी योजना का अच्छा परिणाम चाहता था और परिणाम नजर न आने की सूरत में उसे तत्काल त्याग देता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह बड़ा उतावला था। चूंकि वह एक स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था, अतः उसने अपने अमीरों और अधिकारियों से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की। परंतु साथ ही साथ उसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर उसकी योजनाओं को विफल बनाने में भी कोई कसर बाकी न रखी, क्योंकि सुल्तान के अमीर और उलेमा दोनों ही सुल्तान से चिढ़े हुए थे, क्योंकि सुल्तान ने उनके धार्मिक मामलों में उनके एकाधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए धार्मिक उलेमा वर्ग के प्रभाव में मुस्लिम अमीर वर्ग के अधिकारियों ने सुल्तान की योजनाओं को असफल बनाने का प्रयास किया और कभी भी उन्होंने किसी भी योजना के अव्यावहारिक होने के बारे में सुल्तान को जानकारी प्रदान नहीं की और न ही सुल्तान को चेतावनी प्रदान की कि किसी योजना के अच्छे और बुरे पक्ष क्या क्या हो सकते हैं और बुरे पक्ष को हमें भली भांति समझकर किस प्रकार से उनको निस्तारण करना चाहिए। इस प्रकार सुल्तान चूंकि दम्भी था, स्वेच्छाचारी था, अतः उसने कभी अमीर और उलेमा वर्ग की राय को उचित तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ उलेमाओं ने भी सुल्तान की इसी स्वेच्छापूर्ण रवैये से परेशान होकर जैसा वो कहता वैसा वो करते, कभी आगे से सुधार करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, जिससे सुल्तान की योजनाएं असफल सिद्ध होती गई। इसी प्रकार सुल्तान ने अपनी विदेश नीति के तहत खुरासान विजय की योजना बनाई। मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन की भांति भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का स्वप्न देखता था। उसे अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खुरासान को जीतने की योजना बनाई। उस समय खुरासान पर अब्बू सईद नामक एक अयोग्य, विलासी, दुराचारी शासक का शासन था। उसने अपने संरक्षक और प्रमुख सरदार की कन्या को प्राप्त करने के लिए चौगान की हत्या करवा दी, जिससे खुरासान में चारों ओर विद्रोह फैल गया और सईद ने क्रूरता के साथ विद्रोहियों को कुचला। उस अव्यवस्था में बहुत से खुरासानी अमीर भागकर मोहम्मद तुगलक की शरण में आ गए और उन्होंने सुल्तान को खुरासान विजय को आसान बताते हुए सुल्तान को उत्तेजित किया। सुल्तान भी उनके बहकावे में आ गया और लगभग 4 लाख सैनिकों की एक सेना गठित की। सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन राजकोष से पेशगी दिया गया, परंतु दूसरे ही वर्ष इस सेना को भंग कर दिया गया और खुरासान विजय की योजना को त्याग दिया गया, क्योंकि उस समय तक सुल्तान ने जो जानकारी प्राप्त की उससे यह अनुभव हुआ कि भारत और खुरासान के बीच बर्फ से ढके हुए मार्ग को तय करना और मार्ग के शत्रुओं के शत्रु जनता से लोहा लेकर खुरासान तक पहुंचना और खुरासान पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। और इसके साथ साथ तब तक खुरासान की राजनीतिक स्थिति भी बदल गई थी। अबू सईद अपने तमाम विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना चुका था। इसलिए मोहम्मद तुगलक ने इस योजना का परित्याग कर दिया। इस योजना में भी हम देखते हैं कि जो बातें उसको विचार करनी चाहिए थी खुरासान पर आक्रमण करने से पूर्व, वो कार्य उसने पहले ही कर लिया और सेना का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का पेशगी वेतन भी दे दिया गया, जबकि सेना का निर्माण उसे संपूर्ण परिस्थितियों को जानने समझने के पश्चात करना चाहिए था। और जब तक उसने सारा कार्य 2-2.5 वर्ष में उस पर करने का प्लानिंग बनाई, तब तक
खुरासान की राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। यहाँ भी हमें सुल्तान में धैर्य की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक की अव्यावहारिकता, उसका थोड़ा समय से आगे होना, अपने अधिकारी वर्ग का उसे पूर्ण सहयोग न मिलना, उसमें धैर्य की कमी होना और बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही योजना को त्याग देना, ये सब बातें उसकी असफलता का बड़ा कारण बनी। इसके आगे की चर्चाएं हम अगले व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।